तो इस प्रश्न पत्र का 19वां जो प्रश्न है अथवा में पूछा गया हमसे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें जो हल करना है, हमें अपरिमेय हल करना है, तो हम इसकी विपरीत अवधारणा से हम इसको शुरू करते हैं। तो हम इसको शुरुआत करते हैं, माना इसका जो हर है यानी कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया इसको, ठीक है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, जैसे कि हम किसी परिमेय संख्या को लिखते हैं, जैसे मैंने एक परिमेय संख्या यहाँ पे लिख दिया आपकी 8/12 लिख दी। तो क्या है, ये सरलतम रूप है? सरलतम रूप नहीं है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे गुणनखंड बना सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। ऐसे 12 को हम 2 दूनी 4 3 12 लिख सकते हैं। फिर देखो, जो दो चीज ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 कट जाएगा, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 कट जाएगा, क्या बचा है, 2/3 बचा। ठीक है, तो 2 और 3 में किसी का भी भाग जाता है, एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। इसी प्रकार से यदि हम ये मान लें कि √5 में जो हमको P/Q दिया गया था, हमने इसके गुणनखंड कर दिए। ठीक है, तो हमने पहले वाले के गुणनखंड कर दिए, A गुणा C माना, या A गुणा B आ गई P के गुणनखंड। P को हमने ये मान लिया सरलतम रूप में, हमने इसको A गुणा B लिख दिया, और Q को हम लिख देते हैं A गुणा C। इसका मतलब है कि दोनों में क्या आ रहा है, A कॉमन आ रहा है। एक इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड था, इसको हमने काट दिया। अब हमको क्या प्राप्त हो गया, हमको मिला केवल B/C, यानी कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग B और C में जाता एक के अलावा। तो ऐसी संख्या को बोलते हैं सहभाज्य संख्या। तो यहां हम लिख देंगे, जहां B व C सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होता है। ठीक है, यानी कि 1 के अलावा इन दोनों संख्याओं में किसी का भी भाग नहीं जाएगा। तो √5 बराबर आ गया B/C। √5 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम 1 लिख लेंगे और फिर हम कर देंगे वज्र गुणन। अब हम क्या करते हैं, √5 इसके नीचे कुछ नहीं है तो /1 ले सकते हैं, इस प्रकार से वज्र गुणन कर देते हैं। तो हमको प्राप्त हो गया √5C बराबर B, या B एकम B, B1 जा B बराबर √5C। इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर 1। इस समीकरण के दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो B का वर्ग B, √5C का वर्ग, यानी कि √5C को √5C से हमें गुणा करना है। तो ये जगह √5 गुणा √5 5C गुणा C हो गया C²। B की घात 2 बराबर 5C², और B की घात 2 के नीचे अगर हम /5 ले जाए तो हमको प्राप्त हो जाता है C²। तो एक परिमेय आपका पहले अध्याय में दिया गया है, जिस अध्याय से प्रश्न पूछा गया है, अगर 5 का भाग B की घात 2 में जाता है तो 5 का भाग B में भी जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, यदि जाएगा तो B में 5 का भाग दे देते हैं। माना कितनी बार गया, C तक की संख्या हमने ले ली, माना D बार चले गया, कोष्टक में लिखते हैं माना। B बराबर कितना आ गया, B बराबर आ गया 5D। तो हमको पता चल गया B का मान कितना आ गया, 5D आ गया। थोड़ी देर के लिए इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में हमने जो माना था, समीकरण 1 हमको प्राप्त हुआ था, उसको देख लीजिए ध्यान से। समीकरण 1 हमको प्राप्त हुआ था B बराबर √5C। ठीक है, या यहाँ भी हम ले सकते हैं B² बराबर 5C² में भी हम इसका मान रख सकते हैं यहाँ पे। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। समीकरण 2 जो हमने माना है, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो B² बराबर 5C में हम इसका मान रख देते हैं। तो समीकरण 2 में हमने मान रख दिया समीकरण नंबर 3 से। B की जगह पर हम रख देते हैं 5D का जो वर्ग हो जाएगा 5C के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 5D का वर्ग मतलब 5D गुणा 5D, 5 गुणा 5 25, D गुणा D, D की घात 2। 25D की घात 2 बराबर 5C की घात 2। D की घात 2 को अगर हम अकेले छोड़ दें तो 5C की घात 2 बट्टे 25 जो है बराबर की दूसरी तरफ आ जाएगा, बट्टे 25 हो जाएगा। 5 गुणा 5 25, तो ये हो गया C की घात 2 बट्टे 25, और बराबर की दूसरी तरफ क्या है, D² है। नहीं, 5 का भाग हमने 25 में दिया, 5 बचा 25, यहाँ पे केवल 5 रह जाएगा। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ हमको, C की घात 2 बट्टे 5 हमको प्राप्त हो गया। तो D² बराबर, फिर यहाँ लिख लेते हैं हम, देखो D की घात 2 बराबर C की घात 2/5 था, जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर हमने क्या था, B/5 बराबर D हमारा आया था। तो 5 का भाग, उसी प्रकार से यदि 5 का भाग C की घात 2 में जा रहा है
तो 5 का भाग डी में भी नहीं, सी में भी जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा 5 का भाग बी में भी जा रहा है और 5 का भाग सी में भी जा रहा है। देखो बी में भी 5 का भाग जा रहा है और सी में भी 5 का भाग जा रहा है, ठीक है। और अभी हमने कहा था इससे पहले कि बी व सी जो हैं सहभाज्य हैं। मतलब क्या होता है कि बी और सी में एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो हम लिखेंगे कि इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था केवल इस प्रकार, इन दोनों चीज़ों को, इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद सीधे हम लिखेंगे इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 बी और सी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे इस बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि बी और सी सहभाज्य संख्याएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है।